सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आप सबके सामने आपकी संस्कृत की पुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला पाठ में हमने भाषा, वर्ण और वर्णों के भेद, स्वर के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए, स्वर जो हैं वो हमारे 13 होते हैं। अब व्यंजन हम पढ़ेंगे। आइए देखिए, व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। देखिए, क, जब हम का को बोलेंगे, का उच्चारण करेंगे तो क के अंत में अ की आवाज आएगी। क, ख, ग, घ, तो हर प्रत्येक व्यंजन के अंत में स्वर की आवाज आती है। तो इसलिए कहते हैं कि व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर हमें लिखना पड़े ऐसे बिना स्वर के हमें व्यंजन लिखना पड़े तो हम व्यंजन के नीचे जो है एक तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत यह प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है कि इस व्यंजन के में कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। यह व्यंजन स्वर रहित है। स्वर रहित यानी स्वर के बिना। केवल लिखने में, बोलने में तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी कि केवल लिखने में अगर हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना है, बिना स्वर के व्यंजन लिखना है, तो हम एक तिरछी रेखा लगा देते हैं जिसे हलंत कहते हैं। और अगर रेखा नहीं लगी है, जैसे ये व्यंजन है, इसके नीचे रेखा नहीं लगी है, तो ये स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात इसमें स्वर भी मिला है। क्या स्वर मिला है? अस्वर मिला है। क्या स्वर मिला है? क, अस्वर मिला है, अ। तो ये जो क है ये दो वर्णों से मिलकर बना है, क और अ। तो ये स्वर इसमें मिला हुआ है। तो बोलने में जिन वर्णों को का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। देखिए, व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट अब हम पढ़ेंगे। व्यंजनों के भेद। देखिए, व्यंजन कितने तरह के होते हैं। देखिए, पहला जो भेद है व्यंजन का वो स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा जो भेद है वो अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और तीसरा जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं।
इनकी संख्या भी 4 होती है। तो इस तरह से 25 और 4 29, 29 और 4 33, इस तरह से टोटल जो व्यंजन है वो 33 होते हैं। मुख्य व्यंजन 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में मुख्य जो वर्ण होते हैं वो 33 और 13 46 वर्ण होते हैं। तो आइए व्यंजनों की जो हमने क्लासिफिकेशन की है तो उसे हम बारी बारी से उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो आइए अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। यानी जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, बोलते समय हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वह मुख के अंदर किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, किसी ना किसी पार्ट को छूती है, तो उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलने में हमारी जो जीभ है वह मुख के अंदर किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा, जिह्वा माने जीभ, टंग, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में के उच्चारण में जिह्वा मुख के अंदर किसी न किसी भाग को छूती है, टच करती है। तो अब आइए देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गों में बांटा गया है। किया गया है। आइए देखते हैं वो 5 वर्ग कौन से हैं। देखिए 25 हैं। अब 5-5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का जो पहला, देखिए मैं लिख देता हूं, आप ध्यान देंगे। क, ख, ग, घ, ङ। यहां पर बिंदी होती है ग पर, इसे ग बोलते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ञ बोलते हैं नाक में और मुंह से, दोनों से इसे बोलेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। देखिए ये 5 वर्ण हैं। 5 वर्णों में से पहला जो वर्ण हमने लिया क के नाम से ही इस पूरी पंक्ति का हमने नाम रख दिया कवर्ग।
ये आपको याद रखना है कि जहां भी कवर्ग आ जाए उसका मतलब क ख ग घ ङ है, यानी जहां पर भी कवर्ग आए वहां पर आपको ये 5 वर्ण आपके दिमाग में, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। इसी प्रकार इस पंक्ति का पहला वर्ण क्या है? च। तो च के नाम से हमने क्या रख दिया? चवर्ग। इसी प्रकार अगली पंक्ति है ट। ट के नाम से हमने क्या रखा? टवर्ग। अगली पंक्ति त। त के नाम से हमने क्या रख दिया? तवर्ग। उसी प्रकार प। प के नाम से हमने रख दिया पवर्ग। इस तरह से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों को जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आएंगे आपके। तो एक बार आइए दोहरा लेते हैं, बोल लेते हैं। कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये वर्ग आपको याद होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग में कौन से वर्ण है ये भी आपको याद होने चाहिए। तो इस तरह से जो है प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर को, इसको जैसे ये क है, क को पहला अक्षर बोलेंगे, पहला व्यंजन बोलेंगे, पहला वर्ण। फिर ये दूसरा वर्ण, यहां लिख देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संधि में भी ये आपके काम आएंगे। संधि जब हम करते हैं तो व्यंजन संधि में बताते हैं कि वर्ग का पहला वर्ण के बाद ये वर्ण आ जाए। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके पहले वाले वर्ण को पहला वर्ण कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो 5 वर्ण प्रत्येक वर्ग के अंत में जो ये 5 वर्ण हैं, ङ, ञ, ण, न, म, इनको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण उन्हें कहते हैं अनुनासिक जिनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से भी और मुख से भी दोनों से बाहर निकलती हो, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से भी व मुख से भी दोनों से निकलती हो, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। 5 वर्ण अनुनासिक होते हैं, ङ, ञ, ण, न, म, इन्हें अनुनासिक कहते हैं। और ये 25 व्यंजन होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिनका उच्चारण अंतः मतलब होता है अंदर से, अंतःकरण से होता है, अंतःकरण या भीतर से होता है, या भीतर से हो माने हृदय से, मन से होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं देखिए, य, र, ल और व, ये 4 जो हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ध्यान रहेगा आप सभी को। आपको ये याद रखना है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन अंतःस्थ होते हैं। अब ये सेकंड पार्ट था। अब तीसरा भेद पढ़ते हैं व्यंजन का, जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो जिनके उच्चारण में
जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु गर्म होकर बाहर निकले, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आप देखेंगे जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु हमारे मुख के किसी भाग पर घर्षण करती है, माने रगड़ती है, उसमें घर्षण होता है और वह घर्षण होकर के गर्म हो जाती है, तब वह बाहर निकलती है। इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके बोलने में जो श्वास वायु है वह रगड़ करके गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन ये कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। भी 4 है। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। देखिए ये जो श होता है, इन तीनों श को बच्चे ये स सपेरा वाला स बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह उच्चारण अशुद्ध होता है। शुद्ध उच्चारण के लिए देखिए आप, ये जो श है ये तालु से बोला जाएगा, जहां से च बोला जाता है। च, छ, ज, झ। च में जीभ जो है वो दांतों से ऊपर लगती है, तो जहां से च बोला जाता है यानी तालु, उसे तालु स्थान बोलते हैं। दांतों से ऊपर के स्थान को तालु स्थान कहते हैं। तो वहां पर जीभ लगाकर चवर्ग बोला जाता है, वहीं से ये श बोला जाता है, इसे बोलते हैं श। श। अब आते हैं पेट चिरा से षटकोण वाले पे, इसको हम वहां से बोलते हैं जहां से ट बोला जाता है। ट कहां से बोलते हैं, जो मुख के अंदर जो सबसे ऊपर का भाग होता है, बिल्कुल सेंटर में जीभ उस पे लगती है। जैसे ट बोल के देखेंगे तो जीभ जो है मुड़ जाती है और ऊपर लगती है, वहीं से हम इस श को बोलेंगे। ये भी मूर्धा, इस स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो ये मूर्धन्य शकार होता है, इसे श, श ऐसे बोलेंगे, श। अब इसकी बात आ जाती है, इसे बोलते हैं जैसे त बोलते हैं, तवर्ग, त, थ, द, ध। त वर्ग को बोलने में जिह्वा दांतों से स्पर्श होती है, तो इसको भी हम वहीं से बोलेंगे, दांतों से जीभ लगा करके श, थ, स, स। तो इस तरह से ये ह जो है वो कंठ से बोला जाता है, ह। तो ऐसे ही तीनों श में आपके उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जैसे श, श, स, ह, इस तरह से श का उच्चारण आप करेंगे तो ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तो दोनों मिलाकर के 8 और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इस तरह से मुख्य व्यंजन 33 होते हैं और 33 और स्वर होते हैं 13। तो इस तरह से 46 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। तो ये हमने व्यंजन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अलग से वर्णों का भेद है अयोगवाहा। अयोगवाहा पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत माला में ये जो है अयोगवाहा भी होते हैं, ये 2 होते हैं। देखिए अनुस्वार, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, जैसे अनुस्वार जो है इसमें श्वास वायु केवल नाक से निकलती है, श्वास वायु केवल नाक से निकलती है। नाक से निकलती है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति। अब देखिए जो ये ग्रामम है
इस ग्रामम में मां के ऊपर जो ये बिंदी लगी है इसे अनुस्वार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार। ठीक है जी। दूसरा इसमें आता है विसर्ग। विसर्ग जो है इस तरह से दो डॉट होती हैं, दो डॉट, ये दो बिंदियां विसर्ग कहते हैं इनको। इनका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, ह के समान होता है, के समान होता है। जितना समय हम हा को बोलने में लगाते हैं उससे आधा समय हम इसे बोलने में लगाएंगे। जैसे देखिए रामः, मां के साथ ये लगा है, यानी मां में क्या है, ये दोनों स्वर के साथ लगते हैं। ध्यान रहे, मां के अंदर अ स्वर है, आ के साथ ये लगा हुआ है, विसर्ग, इसे कहते हैं विसर्ग। तो माह, इसको हम क्या बोलेंगे? मह। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रामः। ह का आधा समय हम इसको बोलने में लेंगे, ह के समान उच्चारण करेंगे, ह। रामः, क्या उच्चारण करेंगे? रामः। तो ये जो दो बिंदियां इसमें हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? विसर्ग। इस तरह से संस्कृत वर्णमाला में अयोग वहां भी होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार इस तरह से ऊपर लगता है, मां की ध्वनि निकलती है इससे, ग्रामम, ये हलंत वाला मां होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, हलंत वाला मां। और ये जो दो बिंदियां होती हैं इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है, लेकिन जितना समय हम हा को बोलने में लगाते हैं उससे आधा समय हम विसर्ग को बोलने में लगाएंगे। रामः। ऐसे ही देखिए ये क्या है? बालक, इसके साथ क्या लगा है? विसर्ग, तो इसे हम बोलेंगे बालकः। क्या बोलेंगे? बालकः। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, इसे विसर्ग कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो ये अयोग वहा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने व्यंजन के भेदों को पढ़ा और व्यंजन किसे कहते हैं उसे पढ़ा। अयोग वहा में स्वर और विसर्ग होते हैं, ये पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।